खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। लिफ्ट लेकर हनी ट्रैप में फंसाने वाली शातिर महिला को किया गिरफ्तार। आरोपी महिला के खिलाफ जयपुर के थानों में 14 मुकदमे हैं दर्ज। गर्भवती नाबालिग के रेपिस्ट की DNA टेस्ट से पहचान कर दबोचा खेड़ली पुलिस ने की गिरफ्तारी। कांग्रेस से पूर्व सभापति अजय अग्रवाल के निष्कासन पर गरमाया सियासी माहौल। जिला अध्यक्ष और अग्रवाल ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। वहीं धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे पर बनी चर्चाएं। और किराने की दुकान में भीषण आग से लाखों का हुआ नुकसान। 60 रोड पर सामने आया अग्नि हादसा। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने अनजान लोगों से लिफ्ट लेकर उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ जयपुर के थानों में भी करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। यह महिला महंगी गाड़ी में सवार लोगों से लिफ्ट मांगकर उन्हें फंसाने के बाद रकम ऐंठती थी। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि अलवर में करीब 15 लोगों से अब तक इस महिला ने ठगी की है। थाना प्रभारी विनोद सामरिया ने बताया कि परिवादी ने हाल ही रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि 23 जून को रात 10 बजे वह दुकान से कार द्वारा अपना घर शालीमार जा रहा था। मार्ग में मंगलम सिटी के सामने 200 फीट रोड पर परिवादी की कार के आगे एक महिला आ गई। उसने अपने आप को डॉक्टर बताकर लिफ्ट मांगी और परिवादी ने उसे अंसल टाउन में छोड़ दिया। कार में उसने बात करने के लिए अपने नंबर एक्सचेंज कर लिए। उसके बाद परिवादी की कॉल और मैसेज के जरिए बातें होती रहती थी। इसके बाद महिला ने बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर परिवादी से 45,000 रुपए मांगे। पीड़ित ने 25,000 रुपए देने के बाद पुलिस को शिकायत कर दी। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और परिवादी से कुल 20,000 रुपए प्राप्त कर महिला को कला कॉलेज के पास बुलवा लिया। जैसे ही उसने रकम ली, महिला को पकड़कर 20,000 रुपए जब्त कर लिए गए। यह महिला पूर्व में भी अरावली विहार, वैशाली नगर और सदर थाना क्षेत्र में भी वारदात को अंजाम दे चुकी है। उसके खिलाफ जयपुर के बनी पार्क, झोटवाड़ा, मानसरोवर, मालवीय नगर, अशोक नगर, जवाहर नगर, सांगानेर, आजाद नगर, जोबनेर और वैशाली नगर में भी 14 मुकदमे दर्ज हैं। यह सिलसिला 2003 से चला आ रहा है। थाना प्रभारी सामरिया के अनुसार यह महिला मध्य प्रदेश के उज्जैन के नानाखेड़ा की रहने वाली है। ये मामला हनी ट्रैप का है, जो पुलिस थाना शिवाजी पार्क की टीम के द्वारा मुस्तैदी से और त्वरित कार्रवाई करते हुए किया गया है। इसमें श्रीमान IG साहब, SP साहब अलवर, पुलिस मुख्यालय व CO सिटी साहब के कुशल नेतृत्व के अंदर परिवादी, जो अलवर का ही रहने वाला है, उसने आके पूरा घटनाक्रम बताया और उसने बताया कि एक महिला जिसका नाम त्रिशा खान और त्रिशा राठौड़ और डॉक्टर त्रिशा राठौड़ है, जो लिफ्ट लेने के बहाने कार में बैठी। कार बैठने के दौरान आपस में नंबर इंटरचेंज हुए। उसके उपरांत मोबाइल पर वार्ता चालू हो गई, व्हाट्सएप चालू हो गई, चैटिंग चालू हो गई। इसको बुलाया गया। बुलाने के उपरांत कहा कि अगर आप मुझे पैसे देंगे, नहीं तो मैं आपके खिलाफ, जो मैंने सबूत इकट्ठे किए हैं, आपके खिलाफ 376 का मुकदमा दर्ज कराऊंगी। जिस पर उस आरोपी महिला से बातचीत हुई और आर्ट्स कॉलेज की पुलिया के नीचे 20,000 रुपये पुनः सेकंड किस्त देना तय हुआ। उसके मुताबिक पुलिस थाना शिवाजी पार्क की टीम के द्वारा जाल बिछाकर परिवादी के साथ में महिला कांस्टेबल सिविल के अंदर भेजा गया। तस्दीक हुई। तस्दीक पर तुरंत कार्रवाई करते उस महिला को 20,000 रुपये लेते हुए उसने अपने पर्स के अंदर रखने के उपरांत उसको दस्तयाब किया। बामुश्किल दस्तयाब करने के उपरांत परिवादी का मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की गई।
जिले के कठुमर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने नाबालिग से रेप किया, जिससे वह गर्भवती होगी। आरोपी के दबाव में वह उसकी पहचान भी नहीं बता पा रही थी, लेकिन खेड़ली पुलिस ने आधुनिक तकनीकों के जरिए आखिर बलात्कार के आरोपी का पता लगा ही लिया। करीब 1.5 साल पहले एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ था। इस मामले में पीड़िता के भ्रूण के डीएनए सैंपल और आरोपी के डीएनए का मिलान करवाया गया। इसके बाद मुख्य आरोपी की पहचान कर पोक्सो एक्ट में उसे गिरफ्तार किया गया है। थाना अधिकारी धीरेन्द्र गुर्जर ने बताया कि फरवरी 2024 में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बहन को जबरन ले जाने और दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया गया था। रिपोर्ट में आरोपी के तौर पर एक मोबाइल नंबर अंकित कर उसके उपयोगकर्ता को आरोपी बनाया गया था। पुलिस द्वारा रिपोर्ट में दर्ज आरोपी के मोबाइल नंबर से जांच शुरू की गई। इसमें घटना इसके स्थल और समय पर इस मोबाइल नंबर की लोकेशन नहीं पाई गई। पुलिस द्वारा प्रकरण में गहनता से जांच में एक अन्य आरोपी की पहचान की गई। उधर घटना के बाद नाबालिग पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई थी। ऐसे में न्यायालय की आज्ञा पर नाबालिग का गर्भपात करवाकर उसके भ्रूण से डीएनए सैंपल एकत्रित किए गए। इसके बाद दोनों संदिग्ध आरोपियों के डीएनए सैंपल की फोरेंसिक लैब द्वारा जांच कराई गई। इसमें कटुमर के रेला गांव निवासी 42 वर्षीय कुंज बिहारी जाट का डीएनए पीड़िता के भ्रूण से मैच हो गया। इस आरोपी ने प्रकरण में उसका नाम नहीं लेने के लिए पीड़िता पर दबाव बना रखा था। वहीं पुलिस द्वारा डीएनए टेस्ट के माध्यम से आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। अलवर शहर से कांग्रेस टिकट पर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ने वाले एवं पूर्व सभापति अजय अग्रवाल को प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने पत्र जारी कर निष्कासन की पुष्टि की और आरोप लगाया कि अग्रवाल लंबे समय से भाजपा नेताओं के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। उन्हें नोटिस देकर 3 दिन का समय भी दिया गया, लेकिन जवाब नहीं मिला। इसके अलावा वे पार्टी कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं हो रहे थे। श्री अजय अग्रवाल जी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर 2023 में अलवर शहर विधानसभा से प्रत्याशी रहे हैं और प्रत्याशी चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन चुनाव हारने के बाद एकदम वो पार्टी के सभी कार्यक्रमों से एक तरीके से गायब रहने लग गए। पार्टी में आना जाना बंद कर दिया, बल्कि उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अभी उन्होंने पिछली 14 मई को शायद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कसीदे कसते हुए एक पोस्ट डाली फेसबुक पर। तब हमने उनको 15 तारीख को नोटिस दिया कि आप कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है और आप इस तरीके से दूसरे दल के किसी प्रधानमंत्री जी हों चाहे कोई और, उनकी महिमा मंडित उनको कर रहे हैं, ये बात गलत है और आप इस नोटिस का 3 दिन में हमें जवाब दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ हम अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी से करवाएंगे। उन्होंने उस नोटिस का तो कोई जवाब ही नहीं दिया, बल्कि उसके बावजूद भी बीजेपी के अन्य नेताओं के साथ अपनी फेसबुक पर पोस्ट डाली, उनका महिमा मंडन किया और कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में आना जाना उन्होंने बंद कर दिया और आते भी हैं तो दूर पीछे से खड़े रहकर बैक बाइटिंग करते रहते हैं। तो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण हमने उनकी सारी इन क्रियाकलापों से हमारे जो जिला संगठन के प्रभारी उनको अवगत कराया और उनके निर्देश अनुसार जिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार श्री अजय अग्रवाल जी की प्राथमिक सदस्य कांग्रेस पार्टी की, उससे हमने 6 साल के लिए उनको निष्कासित कर। वहीं अजय अग्रवाल ने आरोप लगाया कि जिला अध्यक्ष ने आपसी रंजिश के चलते यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष को निष्कासन का अधिकार नहीं है और यह निर्णय केवल पार्टी हाईकमान का होता है। उन्होंने मिश्रा पर आरोप लगाया कि वह खुद भी कांग्रेस और भाजपा दोनों से जुड़े हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, पहली बात तो जिला अध्यक्ष को किसी तरह का कोई राइट नहीं है। जो आदमी विधानसभा का कैंडिडेट रहा हो उसका निलंबन करने का अधिकार जिला अध्यक्ष को नहीं है। उसका अधिकार जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको है, या प्रदेश अनुशासन समिति नोटिस जारी करने के बाद यदि नोटिस से संतुष्टि ना हो, प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट दे तो उसके सहमति के बाद ही किसी का निलंबन किया जा सकता है। रही बात योगेश मिश्रा जी की, योगेश मिश्रा जी की मेरी शुरू से अवनत एक दूसरे के खिलाफ चलती आ रही है, क्योंकि योगेश मिश्रा जी ये मान के चल रहे थे अलवर शहर विधानसभा में वो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। अब मेरे
तो टिकट मिलने की वजह से योगेश शर्मा जी के दिमाग में उसी दिन से मेरे खिलाफ साजिश रची गई, जिसके चलते उन्होंने चुनाव में भी मेरा बिल्कुल खुल्लम-खुल्ला विरोध किया। इस मामले में मैंने आला कमान को शिकायत करी। आला कमान ने भी मुझे संतुष्ट करते हुए कहा बहुत जल्दी ही योगेश मिश्रा के खिलाफ एक्शन लेंगे और योगेश मिश्रा को जिलाध्यक्ष पद से हटाएंगे। उसके बावजूद भी आज 1.5 साल तक हो गया है, ये मेरे समझ से बाहर है। योगेश मिश्रा ने विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियां हमेशा करते रहे। सुबह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रहे, शाम को इन्होंने दूसरी जो पार्टी जो रही है, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, तो उसमें खुल्लम-खुल्ला साथ दिया है, क्योंकि ये भूमि का व्यापार करते हैं और जमीनों को सौदा करते हैं और इनके जो जमीनी मित्र हैं, भाजपा में भी हैं और कांग्रेस में भी हैं। उनके साथ मिलकर सुबह ये सांसद के चुनाव में वहाँ कांग्रेस पार्टी के झंडा लेके चलते थे जिलाध्यक्ष के रूप में, और शाम को सारे जो भाजपा के जो इनके मित्र हैं उनको सारे रिपोर्ट करते थे। इसी तरह विधानसभा चुनाव में इन्होंने अनर्गल कोई कैसेट चलाकर मेरे खिलाफ ये लिख दिया कि मच्छर कह दिया, फलाना कह दिया। इन्होंने भावना भड़काने का काम किया, जातिगत विवशता का काम किया। इनके मन में ये था अजय अग्रवाल एक बार यदि यहाँ से एमएलए बन गया तो फिर शायद हमारे मेरा नंबर नहीं आएगा। उसके चलते ये दलगत भावना से रहता है। और जब से योगेश मिश्रा अध्यक्ष है, मैं इसके साथ कोई मंच साझा नहीं करता, और मैं उसके बीच में करता भी नहीं, और मैं साधारण कार्यकर्ता की तरह से पार्टी में काम करता रहता हूँ। लेकिन ये निश्चित रूप से साफ बात है, मैं जो बात कहता हूँ निर्वाहक रूप से कहता हूँ, बिगड़ डरे हुए कहता हूँ, साफ सुथरे रूप से बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ। जब भी मैंने मंच से कई बात उठाई है, कार्यकर्ता की पीड़ा को उठाया है, पार्टी हित के लिए पार्टी को उठाया है। जिस तरह का ये कार्य किया है, ये साजिश के तहत किया है। योगेश मिश्रा आपसे रंजिश में से रखता है, उसके चलते वो ये काम किया गया है। बहरहाल कांग्रेस के इस घटनाक्रम की राजनीतिक हलकों में चर्चा बनी हुई है। और वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा अचानक त्यागपत्र देने के बाद अलवर में भी चर्चाओं और प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। भाजपा उनके त्यागपत्र को लेकर स्वास्थ्य का हवाला दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने इसे दबाव और स्वतंत्रता से समझौता नहीं करने को कारण बताया है। भाजपा के उपाध्यक्ष रहे देशराज वर्मा ने कहा है कि उपराष्ट्रपति वेद अनुभवी हैं, पार्टी की विचारधारा से साम्य रखने के साथ ही वे कानून के जानकार भी हैं, लेकिन उम्र काफी होने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा था और उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। सर, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, आप पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए पत्रकार महोदय, इस्तीफा देना ये उनकी व्यक्तिगत सोच थी, लेकिन स्वास्थ्य उनका अनुकूल नहीं था, ऐसा उन्होंने इस्तीफे में दर्शाया था। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होने के कारण पढ़े लिखे और बहुत समझदार हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। ऐसी कोई लोग विडंबर फैला रहे हैं कि भाई कोई कारण होगा नहीं होगा। वो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही रहे हैं और अनेक चुनाव लड़े हैं, उन्होंने एमएलए भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, लेकिन स्थिति अनुकूल स्वास्थ्य नहीं होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सर, असल वजह स्वास्थ्य है या सियासत है? देखिए ये राजनीति है, कुछ पत्रकार कुछ बोल रहे हैं, कुछ राजनीति कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है और अपने स्वास्थ्य को अनुकूल नहीं समझते हुए भारतीय जनता पार्टी की और देश के हित को नहीं समझते हुए बहुत बड़ा त्याग किया उन्होंने, कि जबकि 27 तक वो राष्ट्रपति रह सकते थे, लेकिन अपने स्वास्थ्य को ध्यान रख के और राष्ट्र हित को ध्यान रख के उन्होंने ऐसा किया है। और आगे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा वो सबके लिए लागू है। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार संवैधानिक पदों पर बैठे हुए सभी व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में काम करते हैं, साथ ही बात नहीं मानने पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इससे पहले भी जब पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसानों के पक्ष में बात की थी तो उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया था। इसलिए उपराष्ट्रपति ने भी वर्ष 2027 तक कार्यकाल शेष होने के बावजूद त्यागपत्र का रास्ता चुना। सर, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने त्यागपत्र दिया है, उससे पहले कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था, उसके बाद रिजाइन कर दिया, क्या कारण है इस्तीफा के? क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही बताना चाहूँगा कि उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब दबाव की राजनीति में नहीं आना चाहते थे। वो केंद्र की जितनी भी एजेंसियाँ हैं सब दबाव की राजनीति के दबाव में कर रही हैं, चाहे चुनाव आयोग ले लो, चाहे ईडी सीबीआई कोई सी भी ले लो,
वही दबाव उन्होंने जो उन पर दबा रखा था, वही दबाव वो धनखड़ साहब पे बनाना चाहते हैं कि राज्यसभा में कोई मुद्दा ऐसा है जो बहस का मुद्दा बन रहा था, जो लोकसभा में राज्यसभा में चर्चा का विषय है, उन पर ऊपर से प्रधानमंत्री का या अमित शाह जी का कोई दबाव ऐसा था जो वो दबाव में नहीं आना चाह रहे थे। इसलिए दबाव की राजनीति में दबाव में आकर के उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया ताकि दबाव की राजनीति ना कर सके। सर, आप लोग केंद्र सरकार में जिस तरह से अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का सारे केंद्रीय मंत्री और बड़े बड़े जो राज्यपाल मुख्यमंत्री पर दबाव रहता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के शासन में सभी दबाव में काम कर रहे हैं? बिल्कुल, ये तो आप देख लो, जो भी चुनाव आयोग का फैसला है सब दबाव में हो रहा है। ईडी सीबीआई ये सब दबाव में कर रही है, चाहे कोई भी एजेंसी ऐसी हो जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं उन पर सब बीजेपी के दबाव है। बड़े नेताओं का, प्रधानमंत्री हो, शाह जी हो, इनके सबके दबाव है। बिना दबाव के कोई राजनीति नहीं हो रही। जब तो हम जब मर्जी हमारे नेताओं को ईडी को भेज देते हैं या सीबीआई करवाते हैं, इनकम टैक्स भेज देते हैं। ये पूरी राजनीति के जो चक्र चल रहा है ये दबाव की राजनीति का चल रहा है। इनकी बात मानो तो राज करते रहो, अगर इनकी नहीं मानोगे तो परेशानी होगी। तो धनखड़ साहब ने इनकी बातों में नहीं आए वो कोई दबाव में, तो उन्होंने अपना पद से इस्तीफा देना उचित समझा। सर, इससे पहले भी जो सत्यपाल मलिक थे, कई बार वो प्रधानमंत्री और अमित शाह से बात करते थे और सार्वजनिक रूप से बयान देते थे कि कृषि कानून हो, चाहे अन्य कोई मुद्दा हो, चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो, तो जिस तरह से सत्यपाल मलिक भी खिलाफ बोलते थे या सही बात कहते थे, तो उनको भी कहीं न कहीं फिर धीरे धीरे करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। बिल्कुल, आपके पत्रकारों के माध्यम से पता लगा है कि कहाँ तो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, और जब वो सही बात बोलते थे, जनता के हित में बोलते थे, किसानों की बातें रखते थे, तो वो इनको ऊपर वाला नेताओं को चुभती थी। वो नहीं चाहते थे कि उनको तो उनका यस मैन चाहिए था। कुल मिलाकर राजस्थान से ताल्लुक रखने वाली उपराष्ट्रपति धनखड़ का अचानक इस्तीफा चर्चा का विषय बना हुआ है। अलवर के 60 फुट रोड पर किराने की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर बुलाकर मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। राजगढ़ बांदीकुई सड़क मार्ग पर सुरेर गांव में मंगलवार की सुबह स्कूटी की टक्कर से कावड़ खंडित हो गई। इसके चलते कावड़ियों ने रास्ता जाम कर दिया। वहीं नीमला के पूर्व सरपंच तुलसीदास और पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कावड़ियों की समझाइश की। तुलसीदास ने बताया कि गोट की चौकी पर लग रहे शिविर में बांदीकुई के कावड़िए रुके हुए थे। वे मंगलवार की सुबह रवाना हुए और मार्ग में सुरेर के समीप स्कूटी की टक्कर से कावड़ खंडित हो गई। इसके बाद अतिरिक्त कावड़ की व्यवस्था की गई। एक कावड़ थी सामने बांदीकुई की। अच्छा। तो शिविर में अपने गोट चौकी से आ रहे थे पैदल। हाँ। और वो गोट यहाँ के पता नहीं वो लेडीज के साइड में आके टक्कर लगी, कावड़ खंडित हो गई। और फिर हम रास्ता जाम करे, फिर हमको फोन करे, हम आए, प्रशासन भी आ गया, पुलिस प्रशासन भी आ गया। हमने टाइम भी नहीं था इतनी, हम कावड़ लेके आए वो गए, तो हमने ये समाधान किया, हमने ये कावड़ हमारे पास से उपलब्ध करवाई। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी जिले में वाहनों की टक्कर से कावड़ खंडित होने के कुछ मामले सामने आ चुके हैं। सोमवार को भी मेगा हाईवे पर राजगढ़ क्षेत्र में ऐसी घटना के बाद रास्ता रोका गया था। भिवाड़ी के शेखपुर थाना अंतर्गत ग्राम चावंडी में सोमवार शाम खेत के रास्ते को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष छिड़ गया। इसके चलते एक महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 2 को अलवर लाया गया और एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर के लिए रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार चावंडी निवासी साजिद खान, आकिब, शाहिद, रशीद और जनसिदा पर गाँव के ही करीब 20 से 25 लोगों ने लाठी फरसी से हमला कर दिया। इनमें से आकिब को जयपुर रेफर किया गया है। इसके अलावा साजिद का अलवर अस्पताल में उपचार जारी है। साथ ही 2 घायलों को टपोगड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झगड़ा हो गया सर। किस बात को लेकर? हमारे खेत में गैल बन रही है, मैं दगड़ बना रहा हूँ, पत्थर डाल रहा हूँ, तो हमने बुला के ले गया, तुम बताया कैसे डलवाना, हमने कहा माटी डाल लियो। वो पहले आया पड़ा साहब दूर हमारे गांव से, गांव और पड़े बीच में विभाग बाद में किया था हमारा वन कट्टी है। गया था जब उनने गाड़ी गड़ोस दी, कुछ गाँव में घना सारा हम 4 किसके साथ मारपीट करी? मारपीट हुई साजिद के साथ, आकिब, राशिद,
अलवर के देसुला मोड़ पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक के चाचा ब्रजकिशोर यादव ने बताया कि उनका भतीजा यशवंत कुमार यादव देसुला विजय नगर में रहता था और ट्रक ड्राइवर था। खाना खाने के बाद घर से निकला और घर नहीं लौटा। बाद में स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि यशवंत देसुला मोड़ के समीप सड़क पर पड़ा हुआ है। वह पुलिस युवक की मौत के कारणों की जाँच कर रही है। यशवंत कुमार यादव कहाँ के निवासी हैं? जांगरू। अच्छा, यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ देसुला विजयनगर में। क्या करते थे ये ड्राइवर ही करता था। अच्छा, ट्रक पे? हाँ। अच्छा, क्या सूचना मिली आपको, क्या हुआ? सूचना मिली कि आपका भतीजा एक्सपायर होगा, सड़क पर पड़ा हुआ मिला। गांव से आए और उसके जो साथी थे उन्होंने इसको लाके हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। अच्छा, कोई वो मोहल्ला में सब जानते एक दूसरे को। कितने बच्चे हैं इनके? इसके 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। हाँ। दोनों की शादी कर दी? नहीं, अभी बच्चे छोटे हैं। थानागाजी क्षेत्र के ग्राम गवाड़ा भोपाला में जहरीली दवा के सेवन से बालिका की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी महावीर प्रसाद की 14 साल की बेटी रवीना 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसने मंगलवार सुबह गेहूं में रखे जाने वाली कीटनाशक गोली का सेवन कर लिया। अचेत बालिका को थानागाजी से अलवर रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक बालिका की 3 और बहनें हैं एवं मां की पहले ही मौत हो चुकी है। साथ ही पिता मजदूरी कर पेट पालते हैं। फिलहाल पुलिस से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। आज सुबह थानागाजी जिला अलवर खुसरा मिली की एक लड़की है रवीना पुत्री महावीर जाति मीणा, उम्र 14 साल करीब, निवासी गवाड़ा भोपाला की रहने वाली है, जो हॉस्पिटल में इसको लेके आई अलवर। वो मृत हो चुकी है। कार्रवाई के लिए किसी को भिजवाया जाए। तो मैं दशरथ एसआई थाना गाजी से यहाँ अलवर अस्पताल में आया हूँ, मोर्चरी में बैठा हूँ। मृतका कुमारी रवीना का जो है पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जानकारी दी गई है तो कोई जहरीला पदार्थ खा गई। श्रावण मास के पावन अवसर पर हजारों कांवड़िया हरिद्वार से गंगा जल लाकर शिवालयों में चढ़ाते हैं। वहीं अलवर जिले के उमरेड निवासी हरिराम भगत ने अटूट आस्था का परिचय दिया है। उन्होंने 11 किलो वजनी भगवान शंकर की प्रतिमा को कंधे पर उठाकर हरिद्वार से अलवर तक की कठिन यात्रा पूरी की। हरिराम ने बताया कि पिछले वर्ष भी उन्होंने इसी प्रकार शिव प्रतिमा लेकर यात्रा की थी और वह वर्षों से कांवड़ यात्रा में भाग ले रहे हैं। गाँव पहुँचने पर वे इस प्रतिमा को शिव मंदिर में विधिवत स्थापित करेंगे। मार्ग में उन्हें प्रतिमा के साथ चलते देख लोगों ने श्रद्धा के साथ बम बम भोले के जयकारे लगाए। हरिद्वार से तो ये इस बार भोले बाबा को आप विराजमान करके ला रहे हैं? नहीं, भोले जी पिछली साल भी ऐसा ही भोले लाया था। अच्छा, और अब के भी? अब ये वहाँ पे स्थापित करोगे मंदिर? हाँ जी, स्थापित करेंगे साहब। तो कितने साल से जा रहे हो आप? मेरे को हो गया सर 19 साल। गौमुख से उठाई थी हमने कावड़ फर्स्ट में। अच्छा, उसके बाद हरिद्वार जाने लग गए, फिर डाक लाने लग गए, फिर कभी डाक लिया थे। पिछली साल से पैदल की जच्ची पैदल ही चल रहे हैं अब। अच्छा, तो पिछली बार भी ऐसे लेकर ऐसे ही। महाशिवरात्रि 23 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन हरिद्वार, गंगोत्री और गोमुख से आने वाले कांवड़िए भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करेंगे। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार कांवड़ के जल से भगवान शिव का अभिषेक करने में इस बार भद्रा का साया रहेगा। वहीं उन्होंने बताया कि समुद्र मंथन के समय निकले भयंकर विष को भगवान शिव ने ब्रह्मांड को बचाने की खातिर पी लिया था। ऐसे में उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए देवता ने उन्हें गंगा जल चढ़ाया था। उसी समय से श्रावण मास की शिवरात्रि को कावड़ के जल से अभिषेक की परंपरा आरंभ हुई। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि इस बार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाएगी। यह महाशिवरात्रि इस बार कल 23 जुलाई को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस दिन श्रद्धालुओं द्वारा हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख आदि से श्रद्धालु जनों द्वारा शिव भक्तों द्वारा कावड़ के जल से भगवान शंकर का अभिषेक करके भगवान से सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। कावड़ के जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से विशेष लाभ और पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा है कि समुद्र मंथन के समय एक समय भयंकर विष भगवान शंकर ने ग्रहण कर लिया था। विष से ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान शंकर ने उसे प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लिया। विष को गले में रोकने के कारण भगवान शिव का
कंठ नीला पड़ गया, तब भगवान शंकर नीलकंठ कहलाए। विष के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने उन्हें गंगा जल चढ़ाया और गंगा जल के पवित्र जल से भगवान शंकर का अभिषेक किया। उस समय यह सावन मास की महाशिवरात्रि थी, तभी से भगवान शंकर को सावन मास की महाशिवरात्रि को प्रतिवर्ष कांवड़ का जल चढ़ा करके अभिषेक करने की परंपरा प्राचीन हुई। पौराणिक ग्रंथों लंकाधिपति रावण ने भी भगवान शंकर का परम भक्त होने के कारण भगवान शंकर का अभिषेक बड़ी श्रद्धा के साथ किया था। वहीं भगवान परशुराम जी ने भी भगवान शंकर का कावड़ के जल से अभिषेक किया था। शास्त्रोक्त भगवान श्री राम ने भी सुल्तानगंज बिहार से पवित्र जल ला करके देवघर झारखंड में बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ा करके सावन मास कृष्ण महाशिवरात्रि को भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया गया। इसलिए सावन मास की महाशिवरात्रि को प्रतिवर्ष कांवड़ियों द्वारा भगवान शिव का पवित्र जल से अभिषेक करके देश की खुशहाली समृद्धि के लिए कामना की जाती है। इसलिए सावन मास की महाशिवरात्रि को सावन मास की बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। इसलिए सावन मास की महाशिवरात्रि को सावन मास का विशेष महत्व माना गया है, जो कि सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य का प्रतीक भी माना जाता है। नीलकंठ महादेव मंदिर समिति महल चौक ट्रेजरी द्वारा जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक संपन्न हुआ। पंडित विवेकानंद शर्मा ने बताया कि विश्व शांति एवं कल्याण के लिए श्रावण मास में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान जयकारे गूंजते रहे। वहीं समाज सेवी लोकेश सिंह, गुर्जर समाज युवा अध्यक्ष विजय धाबाई, मनोज श्याम सिंह, राजेंद्र नरुका, आकाश मनमीत और रमेश चंद शर्मा आदि उपस्थित रहे। जैसा कि आज आप सभी ने देखा, आज नई ट्रेजरी अलवर महल चौक के पास बकरकट महादेव जी के मंदिर में आज पुराने सभी मोहल्ले वालों के सहयोग से प्रसाद वितरण किया गया और एक शस्त्र धारा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी आसपास के महिलाओं सभी भक्तजनों ने अपना सहयोग देके और उसको सफल बनाया। आपका नाम? मेरा नाम विजय धाबाई, मैं वार्ड 12 का रहने वाला हूँ। कि आज बकरकट महादेव जो कि ट्रेजरी के अंदर है, जो कि बहुत राजा महाराजा उनका टाइम का है ये मंदिर, तो आज इसमें हमने सहस्त्र धारा का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से भक्त भी आए थे और हमारे जो अड़ोस पड़ोस के हैं सभी जो हमने बनाए हुए हैं समिति के सभी ने मतलब इसमें सहयोग किया और सफल पूर्वक आज महादेव जी का जलाभिषेक हुआ। और आगे भी हम यही करेंगे कि ये प्रोग्राम चलता रहे और सरकार से भी निवेदन है कि हमें जो भी है इसमें जो भी मतलब मंदिर के उसमें कि ना कि इसमें कोई उटपटांग काम हो या कुछ हो, हम सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं भोलेनाथ की और आगे भी ये चलती रहे। अलवर में रजवट के पास एरोड्रम रोड स्थित श्री राम हनुमान मंदिर में मंगलवार को धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां मौजूद पूर्व सभापति अशोक खन्ना और अन्य श्रद्धालुओं ने बताया कि श्री राम हनुमान मंदिर काफी समय से जर्जर हालत में था। ऐसे में जन सहयोग से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही भगवान राम दरबार, शिव परिवार, दुर्गा माता और हनुमान जी महाराज की मूर्ति स्थापित की गई है। मंगलवार सुबह यहाँ हवन यज्ञ और पूजा अर्चना के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, इसकी पट्टी टूट के गिर गई थी और यहाँ भगवान कृष्ण का जो मंदिर था वो उसकी नीचे से बेस बैठ गई थी, नीचे झुक गया था। फिर हम लोगों ने ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट बना करके और इस मंदिर को प्रभु आशीर्वाद से बिल्कुल आज की पोजीशन में ये ठीक हो गया। यहाँ पर पहले किसी टाइम पे एक बाबा बालक दास जी रहते थे, उनकी भंडारा होता था उनका, और आज इस जीर्ण शीर्ण अवस्था से इसको नए उसमें रूप में लाने के संदर्भ में आज ये विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कल यहाँ रामायण का पाठ रखा था और आज उसका समापन हुआ है अभी, और उसके बाद में भंडारा। श्री राम हनुमान मंदिर समिति द्वारा जन सहयोग से, सभी के सहयोग से ये किया गया है। क्या क्या कार्यक्रम हुआ है? इस कार्यक्रम में कल प्रातः 8:15 बजे यहाँ पर रामायण पाठ का प्रारंभ हुआ था, तो 24 घंटे का रामायण पाठ होने के पश्चात यहाँ पर हवन किया गया। हवन के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है भंडारे के पश्चात। 6 मार्च 2025 से स्टार्ट हुआ, जो लगभग 4.5 महीने में जाकर के अभी पूरा होगा।
जन सहयोग के द्वारा जन सहयोग से हुआ है और लगभग 10 लाख रुपए की राशि इसमें लग चुकी है, जिसमें लोगों ने अपनी तरफ से सामग्री भी दी है और कैश भी दिया है। मतलब ये सारा का सारा जन सहयोग से, इसमें मतलब व्यक्ति विशेष का कोई अलग से नहीं है, पूरा जन सहयोग। कौन कौन सी मूर्तियाँ लगाई हैं इसमें? पहले से मूर्तियाँ हैं, उनको एक तरह से दोबारा से सिंहासन बना कर दिया। अलवर के डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जाट पालिका छात्रावास में ई लाइब्रेरी गुरुकुल खोली जाएगी। इससे छात्रावास की छात्राओं के अलावा बाहर की महिलाओं और छात्राओं को भी लाभ मिलेगा। जिला जाट महासभा समिति के महामंत्री डॉक्टर कर्मवीर सिंह चौधरी ने बताया कि अध्यक्ष अमित धर्मपाल चौधरी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें ई लाइब्रेरी गुरुकुल खोलने का निर्णय लिया गया, जिसमें वी शक्ति ट्रस्ट का सहयोग रहेगा। इस अवसर पर छात्रावास परिसर में पौधरोपण भी किया गया। डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जाट बालिका छात्रावास ई लाइब्रेरी खुलने जा रही है, आप यहाँ की वार्डन हैं, क्या कहना चाहिए? सर, मैं कहना चाहूँगी कि अगर हमारी जाट बालिका छात्रावास में ई लाइब्रेरी खुलती है तो उससे हमारे स्टूडेंट्स को, लड़कियों को काफ़ी बेनिफिट्स होगा। जैसे ये बाहर जाना पड़ता है, टाइम इनका बचेगा और बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई का माहौल बनेगा। मैडम, क्या टाइमिंग रहेगी या इच्छा के अनुसार पढ़ सकते हैं छात्राएं? मतलब इच्छा के अनुसार पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा मैम सर, क्योंकि सर यहाँ पे लड़कियों का किसी का मन है इवनिंग टाइम में पढ़ने का, किसी का मन है मॉर्निंग टाइम में पढ़ने का, तो टाइम के लिए अगर बाउंड ना हो तो बेटर है। मैडम, किस तरह का माहौल है? लड़कियाँ कह रही बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा फील होता है, आप क्या कहना चाहिए? जी सर, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैंने ऐसा हॉस्टल कहीं देखा नहीं। जयपुर में, भरतपुर में, अलवर में सबसे अच्छा, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। रूम में भी लाइट की, फैन की, अलग अलग इनके बेड, गद्दे, चेयर टेबल वगैरह सब कुछ संस्था की तरफ से हम अवेलेबल कराते हैं। इससे ई लाइब्रेरी से हमें बहुत फ़ायदा होगा। एक तो लाइब्रेरी होगी तो डिसिप्लिन भी होता है, उसमें अच्छे से बैठ के टाइम टेबल वाइज पढ़ सकते हैं और मतलब बाहर जाने का जो हम लाइब्रेरी में जाते हैं उसका टाइम भी बचेगा। रात को भी पढ़ सकते हैं, लेट नाइट तक भी, दिन में भी जब भी मन करे अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैडम, ये छात्रावास शहर के बीचों बीच में है, यहाँ किस तरह का माहौल है, किस तरह की सुविधाएं हैं? यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, बहुत शांति रहती है, पूरा मतलब अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें। मैथ्स भी सही है और बाहर पूरी मतलब शांति रहती है, पढ़ाई के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। तो मैडम, आराम से रह पाते हैं, भीड़ भाड़ है? नहीं, भीड़ भाड़ नहीं है, बिल्कुल 3 सीटर रूम है और बहुत अच्छे से मतलब मैनेज हो जाता है। सर, ई लाइब्रेरी खुलने से यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो और अच्छा होगा। यहाँ की जो छात्राएं हैं उनको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। जैसे अभी तक वो बाहर जाती थी तो उनका बाहर आने जाने का टाइम वेस्ट होता था, अब यहाँ पे हम कितने भी घंटे पढ़ सकते हैं। अगर रात को 10-11 बजे तक पढ़ना हो तो भी हम आराम से पढ़ सकते हैं, तो ये हमको फ़ायदा मिलेगा। ऊपर से एक पढ़ाई का अलग से एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा कि सारी लड़कियाँ जब 1-2 लाइब्रेरी में जाएंगी तो सारियों का मन करेगा, फिर वो एक दूसरे को देख के भी मोटिवेट होंगी। बालिका छात्रावास में किस तरह का माहौल है, किस तरह की सुविधाएं हैं, आपको कैसा फील होता है, किस तरह का वातावरण है? सर, माहौल यहाँ का बहुत अच्छा है, पढ़ाई के अनुकूल है सारा, और मैथ्स वगैरह जो है, साफ़ सफाई वगैरह, उन सब की सुविधाएं बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू। और अगर हम और दूसरे हॉस्टल्स या पीजी देखें उनके मुकाबले यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है, सारी सुविधाएं हैं। मतलब एक पढ़ाई वाला जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो उस हॉस्टल में कम्प्लीटली। अलवर जिला जाट महासभा समिति के अध्यक्ष अमित धर्मपाल चौधरी के नेतृत्व में आज जाट बालिका छात्रावास के प्रांगण में सबसे पहले तो पौधरोपण का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद जो कार्यकारिणी के सदस्य थे उन्होंने बैठ के ई लाइब्रेरी, जो एक ई गुरुकुल लाइब्रेरी है वो छात्रावास में बनने जा रही है, इसका हॉल के रखरखाव के लिए और इसको तैयार करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया। जल्दी ही हम बालिकाओं को, जो हमारी समाज की हैं और अदर बालिकाएं भी हैं, उनको यहाँ एक ई लाइब्रेरी बना के तैयार कर रहे हैं। और एक तरीके से ये मिसाल होगा कि अलवर ज़िले में अलवर जाट बालिका छात्रावास में जो ई लाइब्रेरी बनेगी वो वास्तव में एक बहुत ही सुविधाजनक और देखने योग्य और अच्छी लाइब्रेरी हम तैयार करने जा रहे हैं। इससे बालिकाओं को कितना लाभ मिलेगा? इससे बालिकाओं को जो एजुकेशन में तैयारी कर रही हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, वो एक लाइब्रेरी में बैठ के ई डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से बैठ के तैयारी करेंगी और निसंदेह उन बालिकाओं को यहाँ बहुत ही लाभ।
उधर छात्रावास वार्डन एवं बालिकाओं का कहना था कि यहीं पर ई लाइब्रेरी से उन्हें पढ़ने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा, इससे समय की भी बचत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर छात्रावास भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त है, साथ ही सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है। अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय की गतिविधियों पर कैमरों से नजर रखी जाती है। प्रिंसिपल कार्यालय में पूरे कॉलेज को लाइव देखा जा सकता है। प्राचार्य डॉक्टर अशोक आर्य ने बताया कि इससे विद्यार्थियों के साथ ही कॉलेज स्टाफ भी निगरानी में रहता है। वहीं बिना अनुमति आने वालों को सुरक्षा के तहत रोक दिया जाता है। साथ ही कोई भी हरकत होने की स्थिति में कैमरों की रिकॉर्डिंग के जरिए सच का पता लग जाता है। यहाँ 16 नए कैमरे लगाने के साथ ही पुराने 16 कैमरों को भी शुरू किया गया है। सर, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में सुरक्षा की दृष्टि से जो आपने कैमरे लगवाए हैं, कितने कैमरे लगाए, क्या उपयोगिता है और किस तरह से आप इन कैमरों के माध्यम से कंट्रोल पूरे कॉलेज को कर रहे हैं? मैं जब से महाविद्यालय प्रिंसिपल लगा हूँ तब से मैं देख रहा था कि भाई बाहरी छात्र यहाँ प्रवेश करते हैं और छात्राओं के साथ बदतमीजियाँ करते हैं या उनको साथ छेड़खानी करते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने महाविद्यालय परिसर में 16 नए कैमरे लगवाए, 16 पुराने कैमरे ऑलरेडी मैं उनको ठीक करवा रहा हूँ, जिससे महाविद्यालय में जो भी गतिविधियाँ संचालित होती हैं या कोई भी अनावश्यक अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसको रोक सकें और उसकी पूरी जानकारी और पहचान हो सके। अभी कुछ दिनों पहले एबीपी के छात्रों के ऊपर भी मारपीट का हमला करा था। तो अब ऐसी स्थितियों को संज्ञान में लाने के लिए हमने 16 नए अति आधुनिक कैमरे लगवाए हैं। सर, कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है तो रिकॉर्डिंग होती है तो सबूत के तौर पर काम आती है? जी सर, भाई पहले हमारे से जो कैमरे थे वो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जब भी चुनाव करवाए जाते थे उनको हटा दिया जाता था या बदल दिया जाता था, जिसके कारण पूर्णतः वो तत्परता से काम नहीं कर रहे थे। उनके स्थान पर मैंने नए अति आधुनिक कैमरे लगवाए जिससे कोई भी घटना घटित होती है तो उसकी पूरी जानकारी मिल सके और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी महाविद्यालय सुरक्षित रह सके, इसलिए कैमरे लगवाए गए। सर, जो कक्षाओं में पढ़ाई होती है तो वहाँ भी आप सीधा देख सकते हैं कहीं कोई क्लास में? कक्षाओं में सामान्यतः जब एग्जाम में ड्यूटियाँ देते हैं तो बाहर निकल के बातें करते हैं तो वो सारी चीजें मेरी निगरानी में रहेंगी। जो भी होगा मैं यहीं से कंट्रोल करता रहूँगा और जो कक्षाएं लग रही है उनका संचालन में भी मुझे जो दिक्कत आ रही थी वो नहीं आएगी। अब मैं यहीं से बैठा बैठा देखता रहूँगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हाजी अनवर साजिद खान ने सरिस्का के मामले में अनियमितताएं की जा रही हैं। सरिस्का के सीटीएच क्षेत्र को बदलने से बाघ और अन्य वन्य जीवों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अलवर जिले के बड़े औद्योगिक क्षेत्र नीमराना और भिवाड़ी दूसरे जिले में चले गए हैं। ऐसे में अब अलवर के लिए राजस्व का साधन पर्यटन ही बचा है। प्रदेश सचिव खान ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय सरिस्का में बाघों की शिफ्टिंग शुरू हुई थी और अब संख्या बढ़ जाने से इनके लिए क्षेत्र कम पड़ रहा है। इसके बावजूद खान और होटल संचालकों को लाभ देने के लिए सरिस्का का क्षेत्र बदला जा रहा है। सर, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिस तरह से पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा और भूपेंद्र यादव पर आरोप लगाए हैं कि सरिस्का का क्षेत्र बढ़ाने के लिए खनन जो माफिया है उनको बढ़ावा देने के लिए लीज धारकों को लाभ पहुंचा है और होटलों को भी लाभ पहुंचा है, उनको चालू कर दिया है, परमिशन दे दी है और सरिस्का का क्षेत्र घटा दिया है। इस तरह के हालात हैं। आप पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ज्ञानदेव आहूजा ने क्या आरोप लगाए हैं क्या नहीं लगाए वो उनके आंतरिक मामले हो सकते हैं, लेकिन ये जग जाहिर है कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। अपराधियों में को खुलेआम सपोर्ट किया जा रहा है। भूमाफियाओं को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। खनन माफिया हो, किसी भी तरह की माइंस हो, उनको बढ़ावा देने के लिए उनसे मोटे तौर पर रिश्वत ली जा रही है। 500 करोड़ का सरिस्का का जो सुनने में आया है कि खनन माफियाओं से 500 करोड़ का सौदा हुआ है। माननीय वन मंत्री केंद्रीय और स्टेट वाले, और ये दुर्भाग्य है कि दो वन मंत्री अलवर के होते हुए अलवर को आज बिल्कुल जंगल राज बना दिया गया है। अब तक तो ये मनुष्य की आज़ादी को छीन रहे थे, अब ये जानवरों की, पक्षियों की जो स्वतंत्र विहार करते हैं उनकी आज़ादी का हनन कर रहे हैं। निश्चित रूप से
टाइगर जब सिर्फ 3 टाइगर रह गए थे, कांग्रेस सरकार में टाइगरों को बढ़ाया गया। आज अलवर का ये सौभाग्य है कि 50 से प्लस ज़्यादा टाइगर सरिस्का में है और उन टाइगरों को एरिया को बलदने की जो ये बात कर रहे हैं, खनन माफियाओं से मिलकर मोटी रिश्वत लेकर उसको बलद रहे हैं, हम उसका बिल्कुल सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करेगी। और निश्चित रूप से एक सरिस्का ही तो अब अलवर में नीमराना, भिवाड़ी ये बड़े औद्योगिक क्षेत्र थे जो अब खैरथल तिजारा डिस्ट्रिक्ट में चले गए हैं। अलवर के पास अब एक सरिस्का और सिलीशेड ये ऐतिहासिक पर्यटक स्थल रहे हैं जिनसे अलवर की आमदनी बढ़ने की पूरी बढ़ती है। अब ये सिलीशेड के पानी को तो शहर में ला रहे हैं। ERCP की योजना जो बिल्कुल पड़ोसी सीमा तक आई हुई है उससे तो स्थायी निवारण कर नहीं रहे हैं। उस सिलीशेड के पानी को अलवर की जनता के लिए लाकर एक अस्थायी वो जो वो कर रहे हैं, कितने दिन चलेगा, उसको खत्म करने का प्रयास है। सरिस्का का टाइगर्स के एरिया को बलदने का प्रयास है। हमारी कल संविधान बचाओ रैली हुई थी, उसमें हमारे बड़े नेताओं ने इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाने की जो जोर दिया है और निश्चित रूप से हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। किसी भी तरह किसी की भी आज़ादी का हम हनन नहीं होने देंगे। सरिस्का के CTH मामले को लेकर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपनी राय रखी। साथ ही अभिनेता जॉन इब्राहिम ने भी इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। CTH के नए ड्राफ्ट के विरोध में पर्यावरण प्रेमियों ने सोशल मीडिया पर सेव टाइगर नाम से कैंपेन शुरू किया है। इसका समर्थन बॉलीवुड अभिनेता जॉन इब्राहिम ने भी किया है। साथ ही देश भर के अभयारण्यों में बाघों के संरक्षण की बात कही है। उधर सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में जूली ने सरिस्का वन क्षेत्र में परिवर्तन को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि सरिस्का मुख्य पर्यटन केंद्र है, लेकिन राज्य सरकार बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए माइंस एरिया पर फोकस कर रही है। समिति की सदस्य सचिव बानुमती ने राजस्थान विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली को शिकायत संबंधी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उक्त बैठक में आमंत्रित किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर के राजीव गांधी पार्क में पौधरोपण किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन के अवसर पर पौधे लगाए गए। साथ ही उनके स्वस्थ, निरोगी एवं दीर्घायु जीवन की कामना की गई। सावन के महीने में बारिश का दौर जारी है। मंगलवार को भी यह सिलसिला जारी रहा और हमेशा की तरह सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया। वहीं तेज बारिश के चलते सागर जलाशय की छतरी तक पानी आ गया है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते सागर जलाशय पर कचरे का पात्रों में करीब 15 दिनों से कचरा भरा हुआ है। वहीं सागर में इतनी अधिक गंदगी है कि पानी में भी बदबू आ रही है। जागरूक लोगों के अनुसार नगर निगम प्रशासन को यहां साफ सफाई करवानी चाहिए, जिससे इस सुहाने मौसम में घूमने आने वाले पर्यटकों को परेशानी ना हो। भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय निदेशक मणिकांत शर्मा सोमवार को अलवर पहुंचे। उन्होंने इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित खेल प्रशिक्षण केंद्र सहित RR कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, नवीन स्कूल और SMD स्कूल के खेल मैदानों का निरीक्षण किया। साथ ही स्टेडियम में स्थित व्यायामशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान खेल प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी शिव कुमार सैनी सहित खिलाड़ी मौजूद रहे। क्षेत्रीय निदेशक ने खेल प्रशिक्षण केंद्र को 20 लाख रुपए की योजनाएं समर्पित की। वहीं प्रभारी सैनी ने बताया कि 16 लाख की लागत से एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक टारगेट सिस्टम बनाया गया है, जो शूटिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों के काम आएगा। साथ ही व्यायामशाला पर 5 लाख की लागत आई है। इसके अलावा क्षेत्रीय निदेशक शर्मा ने यहाँ छात्रावास, शूटिंग रेंज और बास्केटबॉल के लिए कुल 1 करोड़ 10 लाख की राशि स्वीकृत करवाने का आश्वासन भी दिया। एक्चुअल में ये हॉकी का FOP नहीं था, तो ये पास करते उसमें हॉकी के लिए आए थे भाई कैसे इसको कंटिन्यू रखा जा सके, क्योंकि हॉस्टल रखने के लिए FOP कम से कम जरूरी है। FOP मतलब फील्ड ऑफ प्ले। तो इसमें उन्होंने निरीक्षण किया। इसमें नवीन स्कूल गए हम और पर्सनली निरीक्षण किया है। तो नवीन स्कूल गए, RR कॉलेज गए, SMD का भी देखा, हॉस्टल भी देखा, गर्ल्स का भी कुछ हो सकता है तो, और इसमें केवी का पूरा मैदान, और जहाँ अभी तक हमारे गोल पोस्ट वही है। और किन खेलों अभी इसमें, क्योंकि जब भी सर आते हैं ना रीजनल डायरेक्टर को, हमारा कैंपस बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे गेम होने चाहिए। 2 से 1 से कोई ऐसा, अभी जैसे एक ही डिसिप्लिन के बच्चे हैं, सिर्फ शूटिंग के बच्चे हैं, तो उनको बहुत अपसेट जैसे लग रहे थे। बोले यार एक डिसिप्लिन से कैसे होते, इतना बड़ा सेटअप चल रहा है, कम से कम मतलब 4-5 गेम तो यहाँ होने चाहिए। तो उन्होंने राय ली, जैसे देखा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा,
तो बास्केटबॉल और बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, इवन वॉलीबॉल के लिए भी सोच रहे थे कि हम शुरू करें। हॉकी और शूटिंग के साथ में ये 3 गेम और एडिशन करेंगे इस साल से, और ये शुरू कर देंगे। कितना बजट? इसमें बजट के लिए तो अभी रेगुलर बजट तो आ ही रहा है, जो मतलब हॉस्टल का है वो 2 गेम के हिसाब से तो सारा सैंक्शन है, वो तो हमें मिल रहा है और खर्च भी हो रहा है। तो ये भी इसके लिए नए एप्लीकेशन के लिए कुछ उनका प्लानिंग था, जिसमें हॉस्टल है, और हॉस्टल बड़ा मतलब इसमें कुछ ज़्यादा लगा नहीं है, पुराने बेड हैं लोहे के, और जैसा भी है उनको थोड़ा साफ सुथ करके रखा हुआ है। तो इसको भी अपग्रेड करने के लिए लगभग 50 लाख का उन्होंने प्रपोजल रखा है। 50 लाख रुपए में इसको हम हॉस्टल को अपग्रेड करेंगे, एकदम अच्छा इसको हॉस्टल बनाना, पूरी फैसिलिटी मिले बच्चों को। और तो बास्केटबॉल का जो एरिना बनेगा, इसके शेड या खिलाड़ियों के लिए जो भी चेंजिंग रूम वगैरह बनेंगे, इसे 30 लाख रुपए उन्होंने इसके लिए प्रपोजल किया है। और शूटिंग रेंज को पूरा साउंड प्रूफ और लेटेस्ट जो होता है, मतलब जो उसमें कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए, उसके हिसाब से करने के लिए 30 लाख उन्होंने उसमें किया, जबकि 16 लाख का जो लेटेस्ट जो एडवांस टारगेट सिस्टम है, ETS बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक टारगेट सिस्टम। और वहीं जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से 27 जुलाई को इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला भाला फेंक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों के पुरुष और महिला खिलाड़ी भाग लेंगे। संघ सचिव रामफल सैनी ने बताया कि चयनित खिलाड़ी 7 अगस्त को अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र द्वारा आचार्य हस्ती चिकित्सालय में निःशुल्क मेडिकल परामर्श शिविर लगाया गया। सोमवार को लगे शिविर में डॉक्टर सुरेंद्र जैन द्वारा 52 मरीजों को परामर्श दिया गया, साथ ही दवाई भी निःशुल्क दी गई। यह शिविर केंद्र अध्यक्ष जिनेंद्र जैन की 45वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संपन्न हुआ। यह जानकारी केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने दी। और समाज राजधानी जयपुर स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अधिवेशन आयोजित किया। इसमें अलवर सहित 28 जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने की। इस दौरान और समाज भागीरथ कल्याण बोर्ड के गठन, जिला एवं संभाग पर महिला छात्रावास, राजनीति में प्रदेश में भागीदारी और अलवर में राज्यों से रिकॉर्ड शुद्धिकरण करने आदि मांगे रखी गई। इस अधिवेशन में सुदेश खामरा के नेतृत्व में अलवर से और समाज के लोग जयपुर पहुंचे। साथ ही जिलाध्यक्ष कश्मीर मजोका सहित प्रेम ओड का भी सहयोग रहा। भाग लेने वालों में सरपंच राकेश और दिनेश खामरा, रामलाल बसंता और रूडा राम आदि शामिल हुए। सर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से ओड समाज के प्रतिनिधि के मंडल की वार्ता हुई है, मुलाकात हुई है, आपके नेतृत्व में मुलाकात हुई है, पूरे प्रदेश भर के समाज के लोग मिले हैं। किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या बात हुई, क्या जानकारी? देखिए जी, काफ़ी लंबे समय से ओड समाज की एक डिमांड चलती आ रही है, जो राजस्थान में अनेक समाजों के जो बोर्ड बने हैं, और ओड समाज का किसी कांग्रेस ने कभी काम हमारा करा भी नहीं और नहीं करना चाहती थी, इसलिए हमको ओड समाज को छोड़ दिया गया है। क्योंकि ओड समाज 99% वोट बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। 28 जिलों से हमारा ओड समाज के लोग अधिवेशन कराता है बहुत बड़ा, जिसमें काफ़ी संख्या में अलवर से तो करीब 150-200 आदमी पहुंचे थे वहाँ। ऐसा राजस्थान में पहली बार हमने अधिवेशन करा है। छोटे मोटे प्रोग्राम तो बहुत हुए, तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था, पूरे राजस्थान से ओड समाज के लोग आए। तो आदरणीय हमारे मदन राठौड़ जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमने बात रखी हमारे समाज की, और उन्होंने बड़े तरीके से हमें बताया कि आपका बोर्ड जायज़ है, बोर्ड के ऊपर बात करेंगे। और हमारे कई छोटी छोटी बातें भी और भी थी, जैसे कई जगह छात्रावास, महिला छात्रावास नहीं है। इसके अलावा शिक्षा के ऊपर जो हमारे समाज में जोर दिया, उसके ऊपर चर्चा हुई है। अनेक प्रकार के छोटी छोटी त्रुटियाँ थी, वो सब वहाँ सारे राजस्थान के लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। और माननीय हमारे सरकार, राजस्थान सरकार के जो नुमाइंदे हमारे पास आए थे, और हमने सबसे उनसे बात कर रखी। लेकिन मदन दिलावर जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़े तरीके से कह के कि बात को ये कहा कि आपका जो ये बात सरकार तक पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। अक्टूबर नवंबर में बहुत बड़ा एक 20,000 आदमियों का अधिवेशन के मिलेगा मुख्यमंत्री को, अक्टूबर के टाइम दिया है, उसमें 20,000 आदमी हमारे राजस्थान से ओड समाज के जाएंगे। हमारी डिमांड कई चलती आ रही है कि राजस्थान में एक टिकट की हमारी डिमांड होती थी,
वो टिकट के बारे में उन्होंने भी कहा कि पिछली बार कहीं रह गया थे, अब आगे ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ें हमेशा जो हमारे समाज की डिमांड हुई उस पर उसने फोकस डाला कि आप यहाँ राजस्थान में से भी मुख्यमंत्री के पास भेजेंगे और इस पर सेंटर में भी। दूसरा, हमारा समाज जो ओबीसी में आता है राजस्थान में, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में हमारा एससी में स्पेशल में ले रखा है 5%, कहीं 8%, 9% आरक्षण है। एक राजस्थान ऐसा स्टेट है जिसमें हमको ओबीसी में गिनती कर रखा है। गरीब समाज है, पिछड़ा हुआ समाज है, इसलिए सबकी डिमांड वो थी, वो भी जायज़ है। सेंटर तक भी बात रखेंगे, उन्होंने बोला है, हमें विश्वास दिया। तो ये बात हमारी थी, इसलिए राजस्थान में और समाज के जो लोग आए हैं, मतलब बड़े चाव से, बड़े गाजे बाजे के साथ वहाँ पहुँचे हैं। तो इसलिए और समाज की डिमांड लगे, इन्होंने मानी। मैं इसका धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को। हमारे वहाँ कैलाश चौधरी जी भी आए थे, जो आए वो 5-10 लोग आए थे, सबने यही कहा। अलवर में धोबीघट्टा रोड स्थित मेडिकल कॉलेज पर 5 फीट का अजगर देखा गया। यह अजगर डिवाइडर पार कर मेडिकल कॉलेज की तरफ चला गया। ऐसे में इसके कैंपस में ही होने की आशंका है। कॉलेज के प्राचार्य दिनेश सूद का कहना है कि यहां पास में जंगल और नाला होने के कारण सांप कई बार आ जाते हैं। अजगर का वीडियो बनाने वाले प्रत्यक्षदर्शी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि वह बाइक से निकल रहा था। इसी दौरान एक अजगर रोड पर आ गया और बाद में कॉलेज के गेट की तरफ चला गया। फिलहाल इस अजगर को रेस्क्यू नहीं किया गया है। समाचारों में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इस
इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, ओपीडी सर्विस, ओटी वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 and 233 8663। हाथ, ये जो हाथ है ना, सिर्फ लकड़ी ही नहीं, हमारा कल भी तराशते हैं। ये कभी बाएं मुड़ो कभी दाएं मुड़ो ही नहीं, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये हाथ केवल सिलाई नहीं करते, देश को नया रूप देते हैं। बंद हो या हो कोई स्ट्राइक, इनका शटर हमेशा खुल जाता है। इन हाथों का यही तो आपसे नाता है। ये हाथ केवल हल नहीं चलाते, ये हाथ मिट्टी से सोना उगाते हैं। ये हाथ देश चलाते हैं। इनकी तरक्की में ही देश की तरक्की है और इन्हें हम आसानी से लोन देकर अपना फर्ज निभाते हैं। कैप्री लोन्स, फर्ज निभाते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। 6 वर्षीय मासूम बालक के ब्लाइंड मर्डर प्रकरण में नया मोड़ आया है। पुलिस जांच के अनुसार तांत्रिक सुनील ने मुलजिम मनोज की पत्नी का वशीकरण करने के लिए गत शनिवार को बलि देकर मासूम बालक की हत्या करवाई थी। साथ ही उसके शरीर में जगह जगह इंजेक्शन चुबाकर शरीर से खून निकालने का प्रयास किया था। इस सनसनीखेज प्रकरण में मुंडावर थाना पुलिस ने कथित तांत्रिक सराय कला के मनोज कुमार प्रजापत और खानपुर आहिर के सुनील को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी महावीर सिंह के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई।
तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एवं लक्ष्मणगढ़ एडीजे गोपाल सैनी के निर्देश पर बड़ौदा में स्थित महात्मा गांधी विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। इस दौरान नालसा में दिए गए प्रावधानों की जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि क्षेत्र के ऐसे बालकों की पहचान कर उन्हें नशा मुक्ति केंद्र या पुनर्वास केंद्र में भेजने का प्रबंध किया जाता है। इस दौरान नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक बनाया गया। साथ ही एसिड अटैक सहित कुछ निर्धारित अपराधों के पीड़ितों और उनके अभिभावकों एवं आश्रितों की मदद के प्रावधान बताए गए। इस दौरान पीएलवी अनिल कुमार, प्रिंसिपल राजन चौधरी, पुष्पेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे। इब्तिदा संस्था और सवेरा महिला मंच द्वारा ग्राम केरवाड़ा एवं धीवर बास में पेड़ पौधों को बचाने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। कोऑर्डिनेटर अनीता ने बताया कि संस्था अलवर जिले में 20,000 से अधिक पौधे लगाएगी। इस कार्यक्रम में गांव की 150 महिलाओं एवं बालिकाओं ने भाग लिया। इसके अलावा बालिका शिक्षा और साफ सफाई को लेकर भी संदेश दिया गया। कार्यक्रम में कई विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। साथ ही महिला मंच से सुंदर और राजबाला आदि की मौजूदगी रही। भगवान भोलेनाथ को रिझाने और गंगा जल से अभिषेक करने के लिए 4 प्रकार की कावड़ लेकर श्रद्धालु गंगोत्री, उत्तराखंड और हरिद्वार से आ रहे हैं। साथ ही कावड़िया शिविरों का दौर जारी है। वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में श्रद्धालु डाक कावड़, पैदल एवं कंधे की कावड़ सहित हाथ की कावड़ लेकर आ रहे हैं। 22 तारीख को सभी श्रद्धालु अपने अपने स्थान पर पहुँच जाएंगे और 23 जुलाई को महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का अभिषेक किया जाएगा। साथ ही हवन यज्ञ भी होगा। उधर कटी घाटी से लेकर सुमेल गांव तक जगह जगह कावड़ शिविर लगाए गए। 22 जुलाई तक इन शिविरों पर बाबा भोले के सेवकों ने जमकर सेवा की। दादर, बुर्जा, सोनपुर, कलसाड़ा और मालखेड़ा सहित अन्य स्थानों पर यही दृश्य नजर आए। वहीं स्टेट हाईवे 25 पर कलसाड़ा मोड़ के समीप शिव भोले कावड़ सेवा समिति की ओर से 10 वर्षों से शिविर लगाया जाता है। यहाँ मौजूद कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि वे हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर आए हैं और बुधवार को बाबा भोले का जल अभिषेक करेंगे। उधर राजाराम चौधरी ने बताया कि कई बुजुर्ग श्रद्धालु देर रात तक पहुंचेंगे, इसलिए मंगलवार रात्रि तक यह शिविर लगाए गए। भोलेनाथ की जय हो, माता गंगा की। हमने 9 जुलाई को हमने कावड़ गंगा जल उठाया था हरिद्वार की हर की पौड़ी से और हमारा सफर बहुत शानदार रहा। कल 23 तारीख को हम भगवान शंकर के जल समर्पित करके गंगा जल को हम कल 23 तारीख को भगवान शंकर के ऊपर अर्पित कर देंगे। कावड़ उठाई थी हर की पैड़ी से 21 लीटर जल है हमारा। हमको 15 दिन हो गए चलते चलते। हम कल 23 तारीख को अभिषेक करेंगे जल का। हमारा सफर बहुत अच्छा रहा, कोई परेशानी नहीं आई। श्रावण मास की त्रयोदशी पर मंगलवार को मालखेड़ा क्षेत्र के सिलीबेरी गेट से होकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पांडुपोल हनुमान जी महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे। श्रावण मास में बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और मन्नतें मांग रहे हैं। मालखेड़ा क्षेत्र के लोग सदर गेट से भी पांडुपोल हनुमान मंदिर पर पहुंचे। हनुमान भक्त चेतन शर्मा, गोविंद जोशी और सतीश कुमार ने बताया कि मंदिर परिसर में भजन, जागरण, सत्संग और सुंदर कांड का पाठ किया गया। श्रावण मास के पवित्र महीने में मालखेड़ा स्थित श्याम मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही भजन सत्संग हो रहा है। श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न स्थानों पर मीठे जल की प्याऊ, प्रसाद और फल वितरण की व्यवस्था की गई। श्याम सेवा संगठनों की ओर से यह व्यवस्था हर एकादशी पर की जाती है। वहीं श्याम सेवा समिति की ओर से दर्शन करने के लिए अलग अलग कतारें लगवाई गई। मंदिर कमेटी सदस्य कृष्णा चौधरी ने इस बारे में जानकारी दी। वहीं लखदातार मित्र मंडल और टीम बेरोजगार के द्वारा 6ठी बार मीठे जल की प्याऊ लगाई गई। देर रात्रि तक मंदिर परिसर में जागरण और सत्संग का दौर चला। कामिका एकादशी की जय श्री श्याम। जैसा कि आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज्यादा है। 25 से 30 किलोमीटर हल्दीना, डाकपुरी, बरखेड़ा, मुंडिया, बीजवाड़ सभी गांवों से श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं और हमारी तरफ से सभी श्रद्धालुओं के लिए बढ़िया व्यवस्था की गई है। ठंडे पानी की व्यवस्था है, बाबा का भव्य जागरण है और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलिंग और छाई की भी व्यवस्था की गई है। हमारी मनोकामना है, बाबा से हमारा निवेदन है कि जो भी श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं उनकी सबकी मनोकामना बाबा पूर्ण करें। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है ग्राम मालखेड़ा के अंदर श्याम मंदिर परिसर पर लखदातार मित्र मंडल एवं टीम बेरोजगार नन्हे मुन्ने बालक मालखेड़ा की जनता के द्वारा 6ठी बार भव्य आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। साथ में यहाँ पर केले वितरण का, फल, बिस्किट, बिस्लेरी आदि सामग्रियों का वितरण का प्रोग्राम है। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर पधारे। जय श्री राम, जय गौ माता, जय माता। श्रावण मास के पवित्र महीने को लेकर इन दिनों
श्रद्धालुओं में श्रद्धा का भाव दिखाई दे रहा है। जहां श्याम बाबा के भरतरी धाम और पांडुफल हनुमान मंदिर के बड़ी संख्या में मंगलवार को श्रद्धालु पहुंचते हैं, वहीं जगह जगह भजन सत्संग व जागरण के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। श्याम बाबा के मंदिर पर भजन सत्संग जागरण का आयोजन किया गया। पांडुफल हनुमान मंदिर पर भी सुंदरकांड के पाठ व हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। भरतरी बाबा के भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मैं उद्देश्य सिंह मालेखड़ा जमालपुर। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग जोर पकड़ने लगी है। मालाखेड़ा के अल्देना स्थित राजर्षि भरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय के कुलपति को भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। छात्र नेता अजय चौधरी ने बताया कि सरकार ने कदम नहीं उठाया तो मिनी सचिवालय का घेराव करने की रणनीति बनाई जाएगी। इस दौरान सरजीत चौधरी, उमेश चौधरी, हितेश चौधरी, अंकित गुर्जर, हार्दिक वर्मा, आकाश चौधरी और केदार आदि मौजूद रहे। सर, जो राजस्थान सरकार ने पिछले 3 साल से छात्र संघ रोक लगा रखी है, उनको लेकर आज हम मुख्यमंत्री के नाम कुलपति जी को ज्ञापन देने आए हैं। और जो अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो जो दूर दराज से किसान परिवार के जो लड़के आते हैं उनकी समस्याओं का हल कैसे होगा, वो किन के पास जाएंगे? क्योंकि मत्स्य यूनिवर्सिटी वाले तो जो कॉलेज वाले तो ध्यान नहीं देते उनके ऊपर। जो एक छात्र नेता ही होता है जो उनके ऊपर ध्यान देता है, उनकी मदद करता है। अलवर नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण में भले ही कुछ ऊपर पहुंच गया हो, लेकिन बारिश के दिनों में स्थिति उलट नजर आती है। शहर में गायत्री मंदिर रोड, बस स्टैंड, बिजलीघर चौराहे और असेंबली सर्किल आदि पर मंगलवार की वर्षा के बाद पानी भर गया। बारिश थमने के 2 घंटे बाद तक गायत्री मंदिर रोड पर दुकानों के आगे पानी एकत्र रहा। वहीं निचाई पर स्थित दुकानों में पानी भरने से खासा नुकसान हो रहा है। रेडीमेड विक्रेता रिंको ने बताया कि गायत्री मंदिर रोड का हाल बारिश में नरक जैसा हो जाता है। गौरतलब है कि हाल संविधान बचाओ रैली के दौरान भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छे रैंक मिलने पर कटाक्ष किया था। उन्होंने नालों की सफाई ढंग से नहीं होने के बावजूद इस रैंक पर सवाल उठाए थे। एक जगह से भी कचरा नहीं उठा। पूरी बरसात के अंदर लोगों के घरों में, दुकानों में पानी घुसा रहा। यहाँ 11 बांध सड़ रहा है। लाइटें रात को बंद पड़ी रहती है, कहीं कोई मतलब नहीं। और उसके बाद जो मेरिट आई अलवर की, उसके लिए तो मान गए। उसमें दोनों मंत्रियों ने बिना काम किए जो जिस प्रकार से सिर्फ आंकड़ों का जो जाल बनाया है ना, इसमें जरूर जो है कामयाब हो गए। इब्तिदा संस्था द्वारा उमरैन के माचड़ी और सावड़ी गांव के किशोर किशोरी संदर्भ केंद्रों पर वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया। साथ ही जागरूकता रैली निकालकर लोगों को संदेश दिया गया। इस दौरान बताया गया कि सरकार सहित गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा स्किल डेवलपमेंट को लेकर कौन से कोर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा पोस्टर और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। आंगनबाड़ी सदस्य कविता, सामाजिक कार्यकर्ता मंगलराम, किशोर संदर्भ केंद्र से जुड़े करण, कृष्ण, सुमित, सुरेंद्र और किशोरी संदर्भ केंद्र की पीयर लीडर खुशबू सलोनी, कोमा, चांदनी और मोहिनी आदि ने रैली को रवाना किया। अहमदपुर के ग्रामीणों ने सोमवार को पूर्व सरपंच मनोज शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर और अकबरपुर थाने में दिए गए ज्ञापन में क्षतिग्रस्त अहमदपुर मार्ग को दुरुस्त करने की मांग उठाई गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि 15 दिनों में मार्ग को सही नहीं करने पर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। गौरतलब है कि अकबरपुर बस स्टैंड से अहमदपुर गांव तक के मार्ग में जगह जगह गड्ढों के चलते दुर्घटनाएं होती रहती हैं। स्कूली बच्चे तो खासी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। पंचायत समिति सदस्य इंद्रजीत यादव ने बताया कि करीब 2 साल पहले इस मार्ग का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक टीकाराम जूली ने किया था, लेकिन अभी तक यह रोड नहीं बना है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस रोड को बनाने के लिए हाल ही में अनुशंसा की थी, लेकिन काम चालू नहीं हो पाया है। ग्रामीण महेश शर्मा ने भी समस्या की जानकारी दी। सर, ये अहमदपुर से जो अकबरपुर वाला रास्ता है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसमें मतलब कई जगह तो ऐसा है कि मतलब निकलना ही इम्पॉसिबल है। मतलब मैं मानता हूँ अगर कोई नाव हो तो नाव तैरा लो आप, ऐसा गड्ढे हो रहे हैं। और बच्चे 50% ही स्कूल जा पाते हैं। जिन बच्चों को मतलब जो पैसे वाले हैं वो तो बसों में भेज देते हैं। गरीब आदमी कैसे भेजेगा? मान लो कि वो बच्चे पैदल तो पॉसिबल ही नहीं आना कैसे भी। और ये मेरे हिसाब से 10-12 गाँवों को जाता है ये रास्ता। दुर्घटना की जबरदस्त संभावना है। मतलब गड्ढे बहुत, घुटने तक पानी है कई जगह। तो अकबरपुर से जो अहमदपुर को रोड जाता है वो रोड काफी दिनों से खराब है। कई बार प्रशासन को भी अवगत करवा दिया गया इस मामले में, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब भी उस रोड पर घुटनों तक पानी भरा है। स्कूल आने वाले बच्चों को, आमजन को, राहगीरों को इतनी समस्या हो रही है कि उस रोड में से निकला नहीं जा रहा।
और फिर भी आज तक प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और उस रोड के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और मैं इतना तक कहना चाहूँगा कि उस रोड का शिलान्यास हुए भी आज से करीब 2 साल हो गए, लेकिन शिलान्यास की पट्टियां तो लगा दी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम उस पर आज तक शुरू नहीं हुआ है। अलवर जयपुर हाईवे पर धवाला गांव में रोडवेज बस ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। इसके चलते ई रिक्शा चालक और एक सवारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अलवर अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है। साथ ही अकबरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ये ई रिक्शा तेजाब की बोतलों से भरा हुआ था। परिचालक जगदीश ने भी घटना की जानकारी दी। ये परिचालक जगदीश सिंह कहाँ से कहाँ जा रही थी अपनी गाड़ी? अलवर से खरखड़ी राजस्थान रोडवेज। हाँ, तो 6:10 पर चली थी वहाँ से अलवर से। तो कितनी सवारी थी अपनी? इसमें करीब 52-54 सवारी थी। तो ये हादसा कैसे हो गया था ड्राइवर का? ये हादसा सर सामने से अचानक ये टेम्पो आ गया, इसको बचाने के चक्कर में नीचे गाड़ी गई है। तो इनकी हमने देखभाल की है, फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया है और पुलिस वालों को फ़ोन किया है, आम जनता ने। तो सबका सहयोग से मतलब ये हमने इनका बचाव करके रवाना किया है। अकबरपुर बस स्टैंड के समीप अलापुर खेड़का के ग्रामीणों द्वारा लगाए गए शिविर में मंगलवार को बड़ी संख्या में कावड़िए पहुंचे। गुरुवार को वे विधिवत रूप से नलदेश्वर और अन्य शिवालयों में कावड़ को चढ़ाएंगे। पंचायत समिति सदस्य इंद्रजीत यादव ने बताया कि हर वर्ष की तरह यहां शिविर लगाया गया है। उधर श्रद्धालु विशु शर्मा के अनुसार सभी कावड़ियों की यहां सेवा की गई है। वहीं 13वीं बार कावड़ लेकर आए हब्बल यादव ने बताया कि उन्होंने गुरु पूर्णिमा को हरिद्वार से कावड़ उठाई थी। हम गांव से अकबरपुर से 7 तारीख को रवाना हुए। 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन हरिद्वार से जल भर के कावड़ यात्रा शुरू की। हम करीब 12-13 दिनों में आज गांव अकबरपुर में पहुंचे। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी हमने कावड़ मेला शिविर लगाया गया है और इस शिविर में हरिद्वार से कावड़ चलकर नलदेश्वर, बर्त्री जी, अकबरपुर और कहीं की भी कावड़ आ रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है, उनकी सेवा की जा रही है। भोले बाबा का सावन का महीना जो एक मेले की तरह होता है, उसको उत्सव के तरीके से मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस बार भी हमने कावड़ियों की सेवा के लिए ये शिविर लगाया है। हमारे यहाँ श्रद्धालु कावड़िया हर साल दिनों प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और हमारी ये भी कोशिश है कि आने वाले दिनों में अगर हमसे कोई कमियां रही हैं तो उनको और इस शिविर को ऊंचाई पर ले जाने के लिए हमसे जो भी प्रयास होंगे तो बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कावड़ियों के लिए हमारे भरसक प्रयास रहेगा। और अब की बार भी ये शिविर हमने 20 तारीख से स्टार्ट किया था और जो 23 तारीख तक जलाभिषेक जब तक होगा तब तक ये शिविर कंटिन्यू रूप से चलेगा। भरतरी धाम में सावन महीने के चलते श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ रही है। ऐसे में पुलिस जाब्ता बढ़ाने के साथ ही कैमरों के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भरतरी बाबा का लक्की मेला आयोजित होगा। यहां सुरक्षा व्यवस्था के लिए अकबरपुर थाना और भरतरी चौकी से जाब्ता लगाया गया है। वहीं मंदिर परिसर और मुख्य जगहों पर सीसीटीवी कैमरों द्वारा असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा रही है। भरतरी पुजारी पदमनाथ ने बताया कि भरतरी धाम पर इन 2 माह में अधिक भीड़ रहती है। उधर चौकी पर मौजूद पुलिसकर्मी मालाराम के अनुसार थाना अधिकारी प्रेमलता के नेतृत्व में अनेक कांस्टेबल यहां तैनात किए गए हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से 14 कैमरे मंदिर परिसर और 4 से 5 कैमरे भरतरी तिराहे पर लगे हुए हैं। देखो जी, हम भरतरी मंदिर के महंत हैं। देखो यहाँ अच्छी भीड़ भड़क की भी, जैसे मेला भी आ रहा है ऊपर से, अब भीड़ भड़क का भी चालू है। बढ़िया काफी बाबा की भीड़ भड़क का। इंद्र भगवान ने बाबा के बरसात के साथ ठंडा मौसम कर रखा है। बरसात अच्छी बरस रही है अभी और या आने वाले दिनों में आगे अच्छी भीड़ आएगी। मेला भी आगे आने वाले दिनों में मेला आ रहा है और अच्छी व्यवस्था है। कैमरे भी चालू है, साफ सफाई की भी ठीक व्यवस्था है। सारी चीज की व्यवस्था मंदिर की तरफ से बहुत ठीक है। पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे श्रीमान SHO प्रेमलता जी के नेतृत्व में हम चौकी के स्टाफ और पुलिस लाइन में एक हेड कांस्टेबल और 2 महिलाएं यहाँ मंदिर परिसर में लगाई है। सावन के माह से ही लगातार श्रद्धालुओं की ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आ रही है और पुलिस की पैनी नजरें उनके ऊपर बनाई हुई है। यहाँ पे लगभग 14 कैमरे मंदिर परिसर में सुचारू रूप से चालू हैं। बाकी 4 से 5 कैमरे जो जिसको भरतरी स्टैंड कहते हैं वहाँ पे CCTV फुटेज
पूरी चौकी से मेंटेन किया जा रहा है। खैरतल क्षेत्र के किरवारी गांव निवासी गर्भवती की घर के टॉयलेट में फिसल कर गिरने से जान चली गई। पुलिस ने बताया कि महिला संजीदा 8 माह की गर्भवती थी। वह गद्देरा टॉयलेट में गिर गई थी और अलवर लाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड के जरिए पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मामले की जाँच कोटकासिम एसडीएम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निर्देशानुसार एवं जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में मुख एवं दंत रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। नवाचार स्वच्छ मुख एवं स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत नवोदय विद्यालय खैरतल एवं राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडावर से की गई है। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम एवं मुख्य अधिकारी किशनगढ़ बास द्वारा मंगलवार को निरीक्षण किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद गेट ने बताया कि स्कूली बच्चों की मुख एवं दंत रोगों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग कर उन्हें समय रहते उपचार दिलवाया जाएगा। वहीं प्रोग्राम के नोडल चिकित्सक ललित शर्मा ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत प्रतिमाह 20 कैंप आयोजित किए जाएंगे। और वहीं बुर्जा बाईपास रोड पर देवधाम केसरपुर की ओर से कावड़ियों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आने वाले कावड़ियों के लिए रहने, भोजन और ताजे फलों की व्यवस्था की गई। सेवक सोनू कसाना ने बताया कि गंगोत्री और हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे शिवभक्त अपने अपने गांव के शिवालयों में अभिषेक करेंगे। वहीं इस यात्रा के दौरान कावड़ियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए देवधाम समिति जुटी रही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। लिफ्ट लेकर हनी ट्रैप में फंसाने वाली शातिर महिला को किया गिरफ्तार। आरोपी महिला के खिलाफ जयपुर के थानों में 14 मुकदमे हैं दर्ज। गर्भवती नाबालिग के रेपिस्ट की डीएनए टेस्ट से पहचान कर दबोचा खेड़ली पुलिस ने की गिरफ्तारी। कांग्रेस से पूर्व सभापति अजय अग्रवाल के निष्कासन पर गरमाया सियासी माहौल। जिला अध्यक्ष और अग्रवाल ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। वहीं धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे पर बनी चर्चाएं। और किराने की दुकान में भीषण आग से लाखों का हुआ नुकसान। 60 रोड पर सामने आया अग्नि हादसा। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।